देखो भैया, सवाल नंबर 15 ये कह रहे थे हमसे कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? बिठूर में, सीतापुर में, वाराणसी में या इलाहाबाद में? तो वो है बिठूर में। और बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। अब इसमें ना 3-4 सवाल बहुत अच्छे हैं जो पहले भी पुलिस में पूछे गए थे और उसके बारे में आपको बताया भी गया था पहले भी। क्योंकि वाल्मीकि ने रचना करी थी रामायण की, तो जो रामायण है उसके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो रामायण शब्द का अर्थ होता है, अगर हम इसे तोड़ें बेटा, रामायण शब्द की संधि अगर हम बनाते हैं तो ळ तो न में बदल जाता, तो आ जाता है राम प्लस अयन। अयन का मतलब होता काल। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता काल। इसका मतलब ये हो गया कि रामायण शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ होगा राम का काल। मतलब राम का काल मतलब समय। राम के काल की जो जो घटनाएं हैं, चाहे राम का काल, राम का समय लंका से जुड़ा हुआ हो, चाहे सुग्रीव की बात हो, चाहे बाली की बात हो, चाहे जनकपुरी की बात हो, उस सब का उल्लेख, उस समय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राम का काल, राम का समय, राम के समय की जो चर्चा है वो कहाँ है? रामायण में है। एक सवाल पूछा गया है एक एग्जाम में कि जो रामायण है वो किस काल के अंतर्गत आती है? अब उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, या मान लो मौर्य काल। तो रामायण जो है वो किस काल से संबंध रखती है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की घटना है रामायण। ये जो रामायण है, रामायण की भाषा क्या है? तो रामायण की भाषा है संस्कृत। रामायण को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अच्छा, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वो है महर्षि वाल्मीकि। अच्छा देखो, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है, जो आश्रम है वो आश्रम कहाँ था उनका? सुनो, तो ये आप याद रखना, जहाँ उनका आश्रम था उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे? तो महर्षि का आश्रम है ब्रह्मवर्त में। ब्रह्मवर्त में महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो था ब्रह्मवर्त। और ये जो ब्रह्मवर्त है, ये अगर आज देखोगे तो आज ये मिलता है बिठूर में। और बिठूर कहाँ है? कानपुर में। अच्छा बताओ, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ब्रह्मवर्त में, यह बिठूर में, या कह दो कानपुर में था। कभी पूछेगा कहाँ था तो कानपुर ज़िले में, स्थान पूछेगा तो बिठूर में। अगर ये नहीं आएगा तो आएगा फिर ब्रह्मवर्त में। ठीक है, ये सवाल भी पुलिस में पूछा गया है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये किस नदी के किनारे पर था? आश्रम किस नदी के किनारे पर था? तो उनका आश्रम था गंगा नदी के किनारे पर। एक दिन मैंने आपको आश्रम बताए थे,
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तो बिठूर में है। अच्छा, महर्षि जो हुए थे जिनका नाम था दधीची, उनका नैमिषारण्य सीतापुर में। और एक बता तो तुलसी का आश्रम चित्रकूट में, चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर, ठीक है ना। और विदुर कुटी कहाँ है? वो बिजनौर में, मैंने बताया था। विदुर कुटी कहाँ है? बिजनौर में, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और याद रखना यहीं से। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है रामायण को, रामायण में कितने अध्याय सर्ग हैं? रामायण में सर्गों की संख्या, सर्ग या अध्याय कितने आते हैं बेटा? 7। जो रामायण है उस रामायण में कुल सर्ग, रामायण के सर्ग या अध्याय और कितने आते हैं बेटा? 7। अच्छा, रामायण में 7 सर्ग हैं या 7 अध्याय हैं, ठीक है। 7 सर्गों में सबसे पहला सर्ग कौन सा है ना? सर्ग कह दो, अध्याय कह दो, कांड कह दो, इसको आप कांड भी कह सकते हैं। सबसे पहला आता है बालकांड। भगवान राम के बचपन की लीलाओं का उल्लेख जो है वो बालकांड में है। बालकांड के बाद क्या आता है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, जहाँ पर वनवास वगैरह होता है, अयोध्या कांड। उसके बाद वो वन चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वन या अरण्य, वन या अरण्य कांड। 3 हो गए। वन में उनकी मुलाकात किससे होती है? सुग्रीव से। क्या कहते हैं उसे? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। अच्छा, उसके बाद में आता है क्या? सुंदरकांड। सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद में लंका पर हमला होता है, आक्रमण होता है, तो उसे कहते हैं या तो कह दो लंका या कह दो युद्ध कांड। और उसके बाद में आपको बताया गया होगा कि बाद में वो वापस आते हैं जहाँ लव कुश की कहानी है, उसे कहते हैं हम उत्तरकांड। अब एक बार सवाल पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि जो कांड है वो 7 है रामायण में। 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बोलो। बालकांड। और सबसे छोटा? किष्किंधा कांड। तो ये भी याद रखना, इस श्लोकों के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कांड कौन सा आता है? बालकांड। और सबसे छोटा कौन सा आता है? किष्किंधा कांड। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा कांड है। तो रामायण हो या रामचरितमानस हो, कांडों की संख्या दोनों में समान है। रामचरितमानस हो या रामायण हो, रामायण को संस्कृत में लिखा गया, रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया। तो ये भी सवाल यहाँ से पूछा गया है। अब एक सवाल और आता है कि रामायण को रचा गया है वाल्मीकि के द्वारा। सवाल यह आता है कि रामायण में किसका उल्लेख है? भगवान राम का। तो भगवान राम से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो देखो। एक सवाल आपने सुना भी होगा और मैंने बताया भी था पहले भी, क्वेश्चन में आया भी था कि रामायण में किसका उल्लेख है। अब इसमें उल्लेख है भगवान राम का। तो ये सवाल पूछा गया था कि राम जो थे वो किस वंश के थे? इक्ष्वाकु, उनका वंश था इक्ष्वाकु वंश। अच्छा, राम कहाँ के राजा थे?
तो उनका जो राज्य था, उनका राज्य था कौशल। कौशल के वो राजा थे। अच्छा, उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी जो राजधानी थी उसका नाम था बेटा अयोध्या। उनकी राजधानी अयोध्या थी। और ये जो अयोध्या नाम मिले ना कभी कभी, पहले अयोध्या थी, बाद में राजधानी क्या हो गई थी? हाँ, अयोध्या को साकेत भी कहते हैं। तो साकेत कहते हैं, बाद में राजधानी रखी गई थी श्रावस्ती, है ना। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद कौशल था, जिसकी पहले राजधानी अयोध्या थी, बाद में श्रावस्ती हो गई थी। तो अयोध्या को और क्या कहते हैं? अयोध्या को क्या कहते हैं? साकेत कहते हैं। अच्छा, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो नदी का नाम है सरयू। और ये सब सवाल आपको पहले भी आए थे पेपर में, देखा होगा जब हम पुलिस के पहले पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसमें भी ये खंड जो है वो एक महत्वपूर्ण है और कई सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बात अगर जान लोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है। इससे ज़्यादा बातें नहीं पूछेगा। देखो, रामायण का एक तो फारसी में अनुवाद और एक रामायण का अवधी में अनुवाद, ठीक है। तो 2 अनुवाद और याद रख लो। एक सवाल तो आता है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करा है? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये जो रामायण है, रामायण का फारसी में अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद, रामायण का जो फारसी अनुवाद किया गया वो किया गया अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किसकी रचना करी? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किसकी रचना करी? है ना। तो फारसी में अनुवाद करा किसका? एक और सवाल, रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। एक सवाल और बता दो बस, रामचरितमानस जो है उसकी भाषा क्या है? तो वैसे कहते हैं कि अवधी है। हालांकि अवधी जो है ना वो एक बोली है। अवधी क्या है? वो एक बोली है, हिंदी की एक बोली है अवधी, ठीक है। और आज आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर पठन पाठन जो है वो रामचरितमानस का होता है। ज़्यादातर पढ़ने का काम जो धर्म के आधार पर लोग करते हैं उसमें रामचरितमानस का पाठ होता है, ठीक है। इतनी बात अगर आप पढ़ लोगे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होगा और उसमें अगर रामायण से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा जाएगा, उस सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। और हमने पीछे जो पेपर करे थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसमें कई सारे सवाल इस वाले हिस्से से पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसी चीज़ें वो मालूम करता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है उसकी तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक ने। तो जगनिक ने तो आलाखंड लिखा है, चंद्रबरदाई, मतीराम और घनानंद। तो इसमें क्या आंसर आएगा? चंद्रबरदाई। और देखो, जो चंद्रबरदाई है उसके जुड़े हुए सवाल या पृथ्वीराज रासो के सवाल कई बार हिंदी के पेपर में या फिर जीएस के तौर पर देखने के लिए मिले हैं। तो एक हेडिंग बना दो, चंद्रबरदाई। एक हेडिंग हो जाएगा चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई।
अब पहला सवाल तो ये है कि ये किसका दरबारी कवि था। तो ये दरबारी कवि था, ये भी सवाल आ सकता है। किसका दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि थे किसके? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा बताओ, ये जो नाम है पृथ्वीराज चौहान, अगर ऐसा तो पहचान लोगे आप। एक आता है कि चंद्रबरदाई राज दरबार में रहते थे किसके? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो द्वितीय तृतीय, हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान को हम क्या कहते हैं बेटा? पृथ्वीराज तृतीय। अगर इस बात का ख्याल रखना, कभी ऐसी बातें पूछी जाएं। अच्छा, चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अब सवाल पूछा गया, देखो जैसा हमसे, कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अब इसमें ना अलग अलग तरीके के सवाल बना लेगा, हिंदी में बना लेगा, हिंदी के पेपर में रख देगा, या जीएस के तौर पर रख देगा। सबसे पहला सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि ये जो किताब है पृथ्वीराज रासो, ये किस काल की है? हिंदी का कौन सा काल है? आदिकाल है, भक्ति काल है ना, रीति काल है, आधुनिक काल है, क्या है? तो हिंदी में जो आदिकाल है, तो हिंदी के आदिकाल की किताब है ये, हिंदी का आदिकाल। अच्छा, एक सवाल और है, इसकी शैली क्या है? किस शैली में इसको लिखा गया है? तो आदिकाल की दो शैलियाँ आपने सुनी होंगी, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल में कर्कश वाणी होती थी और पिंगल में कर्णप्रिय वाणी होती थी, जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। तो पिंगल में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को, तो इसकी शैली कैसी बनी भैया? पिंगल। ये ना शैलियाँ होती थी लेखन कला की। अच्छा, एक सवाल और है कि पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का एक ग्रंथ है, पुस्तक है, किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, और राजस्थानी ब्रज भाषा। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसको लिखा गया है ब्रज में। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से रस हैं? पृथ्वीराज रासो को किस रस में लिखा गया है? तो दोनों रस उसमें शामिल है, एक वीर व श्रृंगार। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों हैं। अगर दोनों विकल्प हों तो दोनों लगाओ, और वो अलग अलग करके लिखे हुए हों कि पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है वीर रस में, श्रृंगार रस में बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अद्भुत रस, डी ऑप्शन रौद्र रस मान लो। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे में? वीर रस लगाओ, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? जब इसको रचा गया तो इसमें कौन से अलंकार हैं खास तौर से? एक अनुप्रास व यमक। अधिकांशतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कौन से गुण हैं? वीर रस का प्रमुख गुण होता ओज, तो वीर रस का प्रमुख गुण है ओज। और बेटा श्रृंगार रस का प्रमुख भाव जो है, गुण जो है, वो है माधुर्य। तो माधुर्य और ओज में इसको लिखा गया है। दो सवाल वैसे जर्नली पूछ लेगा आपसे। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो हम कह सकते हैं यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो।
एक सवाल पूछा जाता है हिंदी साहित्य की पहली रचना, तो इसे हिंदी साहित्य की पहली रचना भी माना जाता है। हिंदी की पहली रचना नहीं, जो हिंदी साहित्य में लिखी गई है, तो यह हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य की पहली रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और एक सवाल जरूर याद रखना, सवाल है यह अर्ध प्रमाणिक रचना है, इसे क्या माना जाता है? अर्ध प्रमाणिक। तो यह अर्ध प्रामाणिक रचना है। देखिए, जब कभी भी आप पढ़ें तो पृथ्वीराज रासो के बारे में इतना पढ़ लें, और यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में मिलते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया भी था, मैंने कहा था जो जेजाग भुक्ति का इलाका था वहाँ चंदेल शासन कर रहे थे महोबा पे। तो चंदेलों का एक प्रमुख कवि था जग्गा भाट, और जग्गा भाट जिसे जगनिक कहा गया, उसने परमाल रासो या आलाखंड लिखा। एक राजा दिल्ली पे शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, उनका जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो को लिखा। और कन्नौज के राजा उस समय जयचंद हुआ करते थे। जयचंद के दरबार में एक कवि थे भट्ट केदार। भट्ट केदार ने जयचंद के संबंध में कौन सी किताब लिखी है? जयचंद प्रकाश। तो भट्ट केदार, चंद्रबरदाई और जगनिक, ये तीनों समकालीन है। ठीक है, ये तीनों समकालीन है, एक ही काल के हैं, और तीनों ने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। जहाँ आला उदल की प्रशंसा में आलाखंड लिखता है जगनिक, बोलो, वहीं पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में पृथ्वीराज रासो लिखता है चंद्रबरदाई, और वहीं जयचंद की प्रशंसा में, बोलो, जयचंद प्रकाश के नाम से ग्रंथ को लिखता है भट्ट केदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बेटा? अगले सवाल में कह रहे थे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में ... में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था उनका? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में उनका जन्म हुआ था। इसका मतलब वो बुंदेलखंड से आते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग बना लो, और हेडिंग का नाम हो जाएगा बेटा मैथिली शरण गुप्त। और इनके संबंध में पुलिस में इससे पहले एक सवाल पूछा गया था कि महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के किस राज्य से हैं? तो फर्रुखाबाद। इससे पहले पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे? बनारस के। तो कवियों के ना होम जो डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस जैसे एग्जाम में वो चीज़ें मालूम कर लेता। अब देखो ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था बेटा झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल में एक युग आता है द्विवेदी युग। तो काल तो उनका आधुनिक काल है। आधुनिक काल हिंदी में आधुनिक काल है ना, और आधुनिक काल में एक युग आता है जिसका नाम आता है द्विवेदी युग। तो अगर ये पूछने लगे किस युग के हैं, आधुनिक काल में वो किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग। और हिंदी में किस काल में आते हैं? तो आधुनिक काल। अच्छा, वो किस बोली के कवि हैं? हिंदी के कवि हैं, लेकिन उनकी जो बोली है वो खड़ी बोली के कवि हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त।
उनका देखो, इनका एक उपनाम था, इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि। किसको राष्ट्र कवि कहा गया है, ये सवाल आपको मिल सकता है एग्जाम में। मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला गया बेटा, राष्ट्र कवि। एक्चुअल में क्या था, उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत भारती, जिसने आज़ादी की लड़ाई में, मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको प्रेरित करा था। और गांधी जी ने इनको क्या कहा था, राष्ट्र कवि कहा था। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किसको राष्ट्र कवि बोला है, मैथिली शरण गुप्त को। किस किताब के लिए, भारत भारती के लिए। तो एक किताब जो इनकी पुस्तक आई थी भारत भारती 1912 में, उस किताब के लिए इन्हें क्या बोला गया है, राष्ट्र कवि। जब भारत आज़ाद हो गया तो इनको कौन सा सम्मान दिया गया, मैथिली शरण गुप्त को कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण। पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था मैथिली शरण गुप्त को 1954 में। 1954 में मैथिली शरण गुप्त को कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था 1954 में। किसके द्वारा दिया गया था भैया, भारत सरकार के द्वारा। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में होते हैं, 3 श्रेणी में। सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार है पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, और सबसे छोटा पद्म श्री। अच्छा, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न। ठीक है, अब देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की पुस्तकें। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी किताबों को लिखा, कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा, ये और देख लेते हैं, क्योंकि किताबें भी तो उनकी मालूम कर लेते हैं ना। देखो, 5-7 किताबें मैं बताऊंगा, उनको याद रखना। ये नाम है मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ऐसा मान कर चलें कि मैथिली शरण गुप्त जो है एक गुरु हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके एक शिष्य का नाम है साकेत, ऐसे याद रखें, उनके शिष्य का नाम है साकेत, और उनकी एक शिष्या है जिसका नाम है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। और वो इन दोनों को प्रेम से, वो इन दोनों को प्रेम से मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, भारत भारती, भारत भारती कहते हैं। तो 3 किताबें याद हो जाएंगी, है ना। कैसे याद हो जाएंगी, मैथिली शरण गुप्त जो है एक गुरु हैं, उनके एक शिष्य है जिसका नाम है साकेत, और उनकी एक शिष्या है जिसका नाम है यशोधरा। और उन दोनों को वो प्यार से क्या पुकारते हैं कि ये मेरे भारत भारती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब उनकी पढ़ाई हो जाती है इन बच्चों की, तो कहते हैं भाई हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे। और टेस्ट लेने के लिए जो उन्हें पढ़ाया गया है उसका वो टेस्ट लेते हैं। उन्होंने एक दिन जो है दोनों बच्चों को पढ़ाया था जयद्रथ वध। क्या पढ़ाया था, जयद्रथ वध। तो वो साकेत से कहते हैं कि बेटा तुम्हें ना टेस्ट देना है और एक कहानी लिखनी है, किसकी, जयद्रथ वध की। जयद्रथ वध की कहानी लिखनी है तुम्हें। ठीक है, अब वो कहते हैं यशोधरा तुम्हें मैंने पंचवटी की कहानी पढ़ाई थी एक दिन। तो उसने कहा हाँ, तो तुम्हें पंचवटी कहानी के ऊपर क्या करना है, लेख लिखना है या कहानी लिखनी है। कौन सी, पंचवटी की। तो किताब याद रहेगी। मैथिली शरण गुप्त के ऐसा मान लो 2 शिष्य हैं, एक का नाम साकेत जो कि लड़का है, एक लड़की, इसका नाम है यशोधरा। और वो उन्हें प्रेम से क्या कहते हैं, भारत भारती कहते हैं। ठीक है, जब उनकी पढ़ाई हो गई तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा टेस्ट होगा। तो साकेत को किस विषय पर लिखने के लिए कहा गया, जयद्रथ वध पर, और यशोधरा को पंचवटी पर। ठीक है, कितनी किताबें हो गई बेटा, 5। अब जब ये दोनों बच्चे लिख रहे थे
जब ये यशोधरा और साकेत लिख रहे थे तो बीच में, हाँ पहले आश्रम होते थे ना, ऐसा मान लो, तो एक आ गया हिडिंबा। क्या आ गया? हिडिंबा। एक हिडिंबा आ गया और उसने पूछा कि यशोधरा तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं लिख रही हूँ पंचवटी पर। बोले पंचवटी क्या है? क्या लिख रही हो? तो उसने कहा तू चला जा यहाँ से, ठीक है। वो चला गया, साकेत के पास पहुँच गया। बोले साकेत तुम क्या लिख रहे हो? तो उसने कहा कि हमारा टेस्ट चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तू चला जा यहाँ से, ठीक है। तो कभी वो साकेत कभी वो यशोधरा दोनों को परेशान करने लगा। उन्होंने कहा या तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तंग करूँगा। अब तंग कैसे करूँगा? तंग कैसे करूँगा? उसने कहा अगर तुम मुझे बताते हो तो ठीक है, और नहीं बताते हो तो मैं क्या करूँगा? झंकार बजाऊँगा, शोर करूँगा, मतलब जो घुंघरू टाइप होते हैं इस तरीके से मैं वो बजाऊँगा। तो वो बजाने लगा, ठीक है। क्या करने लगा? झंकार बजाने लगा। अच्छा एक बताओ, जब ये बच्चे लिख रहे थे तो लिखते समय ये परेशान करने लगा तो झंकार बजाने लगा। तो इसने इनकी लिखाई में क्या करा? रंग में भंग डाल दिया, नहीं डाला? तो रंग में भंग डालने लगा वो, मतलब काम ना करने देवे बिल्कुल भी। और जब इसे ज़्यादा डांटा गया तो वन वैभव दिखाने लगा। वन वैभव जानते हैं ना, जंगलात की चीज़ है, तो वन वैभव दिखाने लगा, ठीक है। और जब भैया ये नहीं माना, ठीक है, तो इन बच्चों ने जब डांटा तो लड़ाई करने के लिए चंद्रहास निकाल लाया। चंद्रहास मतलब तलवार, तो चंद्रहास निकाल लाया, ठीक है। देखो वैसे मुख्यतः अगर आप देखोगे तो ये जो शुरू की 4 या 5 किताबें हैं ये ज़्यादा मोस्ट हैं और अब याद भी हो जाएंगी आपको। मैथिली शरण गुप्त जो है वो क्या है? गुरु हैं। उनके एक शिष्य का नाम क्या बेटा? साकेत। और एक शिष्या का नाम क्या है? यशोधरा। और वो प्यार से उन दोनों को क्या कहते हैं? भारत भारती, ठीक है। साकेत को किस चीज़ पे लिखने के लिए कहते हैं? वो जयद्रथ वध। और यशोधरा को जब वो दोनों बच्चे लिख रहे थे तो कौन आ गया? हिडिंबा। हिडिंबा ने क्या करा? रंग में भंग डाल दिया, तंग करने लगा तो वन वैभव दिखाने लगा, झंकार बजाने लगा। और जब वो नहीं है ना, उन्होंने बताया, बच्चों ने डिस्टर्ब ज़्यादा करने लगा तो उनसे लड़ने लगा और चंद्रहास निकाल लाया। तो आप ये देखो, एक किताब, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 4 ये हो गई। मेन किताबें यहाँ तक ही हैं, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे? झांसी के। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मथुरा कला विद्यालय ... काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय हाँ किस काल में फल फूला? यह मथुरा कला विद्यालय का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन है गुप्त का कुषाण काल, मुगल काल, सल्तनत काल। तो आंसर आएगा क्या? कुषाण काल। 2 बातें नोट कर लो। मथुरा कला विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने एक नाम सुना होगा, निर्माण की कुछ शैलियाँ थीं, जैसे द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, गंधार शैली जो यूनानी और हिंदुस्तान की मिलीजुली थी, एक मथुरा शैली, और एक नाम आता था कलिंग शैली। तो कलिंग शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली और गंधार शैली, ये जो शैलियाँ हैं ये निर्माण की शैलियाँ हैं। बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाएंगी उनके बनाने का एक प्रोसेस था, तरीका था, ठीक है। तो मथुरा कला विद्यालय किस स्थान पर था? तो वो मथुरा में था। अच्छा, मथुरा कला विद्यालय का विकास किस काल में हुआ?
मथुरा कला विद्यालय का विकास किस काल में हुआ बेटा? तो विकास हुआ था कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल। अच्छा, कुषाण काल में कुषाण वंश का पहला राजा कुजुलकटफिसेस, उसका बेटा बिमकटफिसेस, उसका बेटा कनिष्क, और कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। बाद में चलकर आखिरी राजा हुआ हुविक्स, और उसके बाद में कुषाण वंश जो था समाप्त हो गया। तो कुषाण वंश की जो राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, जो कि कहाँ थी? पाकिस्तान में थी, और उसकी दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। इसलिए मथुरा का डेवलपमेंट जो हुआ है वो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति वगैरह बनाने का काम होता था। तो मथुरा कला विद्यालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, यहाँ जो लाल बलुआ पत्थर मिलता था उससे मूर्ति बनाते थे। तो लिखेंगे, एक लाइन और नोट कर लो, लिखेंगे यहाँ या इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। मूर्ति वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल होता था? लाल बलुआ पत्थर का। ठीक है, तो मथुरा कला विद्यालय मथुरा में था, और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास, जब ये अपने शिखर पर पहुंचा तो वो था कुषाण काल। ठीक है, और यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लाल बलुआ पत्थर का उसमें इस्तेमाल होता था। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गुप्त काल का टेराकोटा, मतलब पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश ... में स्थित है। अब ये कई बार पेपर में आया है, पीसीएस में आया है, पुलिस में आया है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया होगा, जहाँ भी मैंने पढ़ाया होगा उस समय बताया होगा कि ये मंदिर है गुप्त काल का है और बहुत फेमस है। दो मंदिर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ऐसे लिख लो, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, हम उनकी बात कर रहे हैं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, हम बात जो है ना, गुप्त काल में मंदिर तो बहुत सारे बने थे, गुप्त काल में मंदिर बहुत सारे बने थे, लेकिन हम उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कई सारे मंदिर मिलते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं उन मंदिरों को जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो एक मंदिर था, और यही सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है, उसे कहते थे भीतरगांव मंदिर। अब जो भीतरगांव मंदिर है ना, इससे दो तीन बातें आप याद रख लो बस। जो भीतरगांव मंदिर है वो कहाँ है? बोलो, कानपुर में। कहाँ है? दूसरा सवाल, भीतरगांव मंदिर हाँ किससे बना है? पक्की ईंटों से। ये भी सवाल पूछा गया एक बार, ये सवाल भी आया था कि भीतरगांव मंदिर किस चीज़ का बना है? पक्की ईंटों का, पक्की ईंटों से मिलाकर बनाया गया उसी को। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया किस काल में बना था ये, और इसकी शैली क्या थी? तो गंधार शैली। किस शैली में बना मंदिर ये? गंधार शैली में। एक है भीतरगांव मंदिर बेटा, और एक नाम आता है, उसको कहते हैं भीतरी मंदिर। ये भी गुप्त काल का भीतरी मंदिर, और ये भीतरी मंदिर जो है वो आता गाजीपुर का। कहाँ का बेटा? गाजीपुर का। और एक आपने नाम सुना होगा, ये देखो, एक तो पहला वाला बहुत मोस्ट है, और एक तीसरा वाला बहुत मोस्ट है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो कि गुप्त काल का एक मंदिर है,
यूपी में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है देवगढ़ में, देवगढ़ में है। और देवगढ़ लगता है कहाँ? ललितपुर में। दो ही मंदिर याद रख लो गुप्त काल के जो उत्तर प्रदेश में फेमस है। या तो दशावतार आता पेपर में, और वो नहीं आता तो कौन सा आएगा? भीतरगांव। या तो दशावतार आएगा या फिर कौन सा आएगा? भीतरगांव मंदिर। दो ही मंदिर हैं जो काम के हैं एग्जाम में। मतलब ये नहीं कह रही है कि मंदिर यही है, बहुत मंदिर हैं, लेकिन गुप्त काल के जो मंदिर हैं यूपी में, उनके जो सवाल हैं वो दो जगह से आते हैं, दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर। एक दशावतार मंदिर और दूसरे का नाम क्या है बेटा? भीतरगांव मंदिर। चलो अगला सवाल देखो, ये कह रहे हैं वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन आ रहा है रानी अहिल्याबाई, है ना, हरिश्चंद्र, हाँ, रानो सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। तो किसने कराया था बेटा? रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का नाम पूरा क्या है वैसे बोलते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। अब यहाँ से सवाल मोटे मोटे बनाते हैं हम। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, बताइए वो किस स्थान पर है? तो बनारस में। और बनारस कहाँ है? यूपी में। काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देवता है भगवान शिव। भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो काशी में गंगा बहती है ना, हाँ। और देखो, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण हुआ था 1780 में, बहुत समय पहले, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कराया था। और ये इंदौर राजघराने की महारानी थी। कहाँ की थी ये? इंदौर की। और इंदौर किस राज्य में पड़ता? मध्य प्रदेश में। कहा जाता है इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन ये जो सवाल है वो यही लाइन है आपके लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है और उसका निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई या रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था 1780 में। किस नदी के किनारे पर है? गंगा। किस देवता को समर्पित है? शिव। और किस स्थान पर है? वाराणसी में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए बाकी देखते हैं बेटा फिर।